तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत है। आज मैं आपको आधुनिक काल के प्रथम राजनीति विज्ञानी मैकियावेली के बारे में बताऊंगी। मैकियावेली को अपने युग का शिशु या पुनर्जागरण का प्रतिनिधि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगी। साधारणतः प्रत्येक दार्शनिक या विद्वान अपने युग का शिशु होता है, क्योंकि उसके चिंतन पर समकालीन परिस्थितियों, घटनाओं, प्रचलित विचारधाराओं का प्रभाव पड़ता है। वह अपने देश और काल के रंग में रंगा हुआ होता है। किंतु फिर भी राजनीतिक विचारों के इतिहास में मैकियावेली को ही अपने युग का शिशु की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि मैकियावेली पर अपने समकालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और नैतिक विचारों की छाप सबसे अधिक सुस्पष्ट रूप से अंकित है। वह अपने युग का एक ऐसा व्यक्ति, पर्यवेक्षक, दार्शनिक या विचारक है जिसने समकालीन परिस्थितियों का सही और यथार्थ पर्यवेक्षण किया, राजनीतिक व सामाजिक दोषों को आंका तथा अपनी रचनाओं में उनके समाधान भी प्रस्तुत किए। अतः मैकियावेली को अपने युग का शिशु या पुनर्जागरण का प्रतिनिधि कहा जाता है। क्योंकि मैकियावेली का युग पुनर्जागरण का युग था, उस कारण उसे पुनर्जागरण का प्रतिनिधि कहा जाता है। मैकियावेली ने अपने युग में से जितना प्रभावित होकर अपना राजनीतिक दर्शन प्रस्तुत किया है, राजनीतिक विचार प्रस्तुत किया है, वैसा और किसी ने नहीं किया है। मैकियावेली की में अपने युग के जो लक्षण उसके विचारों में परिलक्षित होते हैं, उनको हम इस प्रकार जान सकते हैं। पहला, पुनर्जागरण आंदोलन। मैकियावेली का जन्म ज्ञान और बुद्धि के पुनरोदय के काल में हुआ था। उसकी रचनाओं में पुनर्जागरण की झलक मिलती है। मैकियावेली ने पुनर्जागरण आंदोलन की मुख्य विशेषता यह थी कि मध्य युग के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त होकर आधुनिक युग की ओर प्रेरित था। अतः मैकियावेली ने भी मध्ययुगीन धार्मिक और नैतिक मान्यताओं से मुक्त होकर अपने अध्ययन को आधुनिक अध्ययन की ओर नवीन विचारों के द्वारा प्रतिपादित किया। उसकी कृतियों में उसके युग की वास्तविक स्थिति के दर्शन होते हैं। व्यक्ति का महत्व और उसका बौद्धिक तर्कवाद, सांसारिक मर्यादा का निरूपण, उद्गमनात्मक पद्धति का अनुसरण, राष्ट्रीयता की भावना, परलौकिक के स्थान पर लौकिक उद्देश्यों की उपलब्धि, औचित्य आदि ये तथ्य हैं जिनका समर्थन मैकियावेली ने अपने विचारों और कृतियों में किया। इसी के कारण उसे पुनर्जागरण का प्रतिनिधि या अपने युग का शिशु माना जाता है। दूसरा, शक्तिशाली निरंकुश राजतंत्रों की स्थापना। पुनर्जागरण काल भारी राजनीतिक परिवर्तनों का काल था। जब मैकियावेली का आविर्भाव हुआ तो परिषदीय आंदोलन समाप्त हो चुका था और शक्तिशाली शासकों ने सामंतों व उनकी प्रतिनिधि मूलक संस्थाओं का दमन करके निरंकुश राजतंत्र स्थापित किया था। पश्चिमी यूरोप के लगभग सभी राज्यों में सामंतों के हाथ से शक्तियां छीनकर राजाओं ने अपने हाथ में ले ली थी। इटली की समस्त राजनीतिक शक्ति का केंद्रीकरण हो गया था, जो इटली में एकता स्थापित कर सबल राजतंत्र की स्थापना कर रहे थे। अतः मैकियावेली की आकांक्षा थी कि इटली में भी ऐसे राजा का उदय हो जो संपूर्ण जनता को राष्ट्रीयता के एक सूत्र में बांध सके। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजतंत्रों के पुनर्स्थापना की घटनाओं का भी मैकियावेली पर पर्याप्त प्रभाव हुआ और उसने अपने प्रिंस और डिस्कोर्सेज में इसी प्रकार की निरंतर अभिव्यक्ति दी। तीसरा, इटली का राजनीतिक विभाजन और उसकी दुर्दशा। पश्चिमी यूरोप के राज्य जैसे इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन में राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी थी और इन राष्ट्रों के निवासियों ने स्वयं में एकता की भावना अपना ली थी। वहीं इन शक्तिशाली राज्यों की तुलना में इटली 5 राज्यों में बटा हुआ था। नेपल्स राज्य, मिलान,
का राज्य, रोमन चर्च का क्षेत्र, वेनिस गणराज्य और फ्लोरेंस का गणराज्य। ये राज्य परस्पर संघर्षरत थे और पोप उनके संघर्ष से लाभ उठाने का प्रयत्न करते थे। अतः मैकियावेली एक सच्चा देशभक्त होने के नाते चाहता था कि फ्रांस के समान ही उसका राष्ट्र, उसका देश इटली भी एक शक्तिशाली राष्ट्रीय राजा की अध्यक्षता में एकीकरण हो, ताकि एक तरफ तो देश की अराजक व अशांत स्थिति पर काबू पाया जा सके और दूसरी ओर विदेशी आक्रमण से देश की रक्षा हो सके। इसी उद्देश्य से उसने प्रिंस की रचना की और प्रिंस के अंतर्गत उसने इटली के एकीकरण और मूसा की भांति विदेशी बर्बरों की दास्ता से मुक्त करने का विचार व्यक्त किया है। चौथा, इटालियन समाज की दुर्दशा। मैकियावेली के समय इटालियन समाज की दशा बड़ी शोचनीय थी और इटालियन वासियों में नीतिपरायणता, ईमानदारी और देशभक्ति का भाव था। भ्रष्टाचार, दलबंदी और स्वार्थपरता से में लीन था। अतः बौद्धिक प्रतिभा से परिपूर्ण व्यक्तियों की कमी नहीं थी, किंतु नैतिक दृष्टि से उनका पतन हो चुका था। स्वयं पोप तक का चरित्र अपवित्र की सीमा लांघने लगा था। ऐसी स्थिति में मैकियावेली के सामने मानव की दानवता और दुष्टता साकार रूप ग्रहण किए हुए थी। इस सामाजिक दुर्दशा का उसके मानस पर बहुत गंभीर प्रभाव पड़ा और वह देश के एकीकरण के लिए शक्ति का पुजारी बना। राष्ट्रीय सेना की स्थापना को आवश्यक माना और गणतंत्रीय शासन प्रणाली की सिफारिश न करते हुए इटालियन वासियों के लिए निरंकुश राजा की आवश्यकता का विचार प्रस्तुत किया। उसने व्यावहारिक राजनीति को स्थान देते हुए यह मत व्यक्त किया कि राजा का एकमात्र उद्देश्य देश को सबल बनाना और उसे संगठित करना है। पांचवा, धर्म और नैतिकता। मध्यकाल में पोप के विश्व साम्राज्य का स्वप्न समाप्त हो चुका था और पोप के विलासमय जीवन एवं लोगों के हृदय में धर्म के प्रति विश्वास और श्रद्धा समाप्त कर दिया था। ऐसे समय में मैकियावेली पर अपने युग की परिस्थितियों का प्रभाव हुआ और तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार ही उसने राजा को सलाह दी कि राज्य के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आचार और धर्म के सिद्धांतों के स्थान पर लोक कल्याण के सिद्धांतों के लिए तत्पर रहना चाहिए। धर्म और नैतिकता विरोधी मैकियावेली की यह विचारधारा अपने युग के नितांत अनुरूप थी, जिससे में कि यूरोप के राष्ट्रीय राज्य धर्म और नैतिकता से उदासीन होकर अपने स्वार्थों की सिद्धि कर रहे थे। छठा, मानव स्वभाव संबंधी धारणा। मैकियावेली ने अपने समय में विशेषतः इटली में शासक, धर्माधिकारी, सरकारी कर्मचारी और साधारण नागरिक सभी को भ्रष्ट आचरण में लिप्त देखा। शासक और पोप के संघर्षों, पोप के षड्यंत्रों और साधारण नागरिकों के पतित और स्वार्थी आचरण ने उस पर मानव स्वभाव की बहुत बुरी छाप छोड़ी थी। इसी कारण उसने यह विचार व्यक्त किया कि न तो मनुष्य में ईश्वरीय गुण हैं और न वह नैतिक प्राणी है। इस प्रकार मैकियावेली का चिंतन उसके युग में विद्यमान परिस्थितियों से बहुत गहरे रूप में से प्रभावित था और इसलिए डनिंग द्वारा उसे युग का शिशु की संज्ञा दी गई है।